नम्बी नारायणन। ये नाम सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे ये कौन है। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक मैं भी नहीं जानता था, पर उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला नम्बी नारायणन भारत देश के एक बहुत ही महान हीरो थे। नम्बी नारायणन एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिसने ना किए हुए अपराध के लिए लंबी सज़ा काटी। सज़ा जो समाज ने दी, सज़ा जो अपने लोगों ने दी। उसी सज़ा के चलते भारत देश अमेरिका और बाकी देशों से पीछे रह गया। आज हमारे वीडियो के हीरो का नाम है नम्बी नारायणन। नम्बी नारायणन एक ऐसे देशभक्त थे जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। सालों साल केस चलता रहा, परंतु नम्बी नारायणन ने हार नहीं मानी और आखिरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगाए हुए सारे इल्ज़ामात को बेबुनियाद ठहराते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो चलिए दोस्तों, एक बार नज़र डालते हैं इनकी पूरी कहानी पर। नम्बी नारायणन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नासा की ऑफ़र को लात मारकर इसरो ज्वाइन किया। ये बात उस समय की है जब भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी उधार लेता था अमेरिका और बाकी देशों से। उनमें से एक टेक्नोलॉजी का नाम था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी भारत अमेरिका से लेता था। नम्बी सर चाहते थे कि ये टेक्नोलॉजी हम भारत में ही बनाएं और वो इस पर काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये एक बार समझ लेते हैं। किसी भी मटेरियल का लो टेम्परेचर पर बिहेवियर कैसा रहेगा, ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से पता चलता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, इनका समावेश होता है। इनका इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट को भेजने में होता है। वहाँ ये एज अ फ्यूल काम करता है। लंबी दूरी काफ़ी तेज़ी से तय करने में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इस पर काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट होती है। आसान भाषा में कहें तो ये स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल का काम करती है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी क्योंकि इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तब ये टेक्नोलॉजी भारत अमेरिका से लेता था। नम्बी सर इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे ताकि ये टेक्नोलॉजी हम भारत में ही बना सके और भारत के काफ़ी पैसे बच जाते और उसमें वो कामयाब होने ही वाले थे। तभी 1994 में नम्बी सर को गिरफ्तार किया गया। उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। ये बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप था। इसमें काफ़ी लोग शामिल थे, सरकार, पुलिस और बाहर के लोग भी। नम्बी सर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, इसमें CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की एक एजेंसी थी जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये टेक्नोलॉजी भारत में बन पाए। नम्बी सर पर यह आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के ड्राइंग्स भेजी हैं। कहानी कुछ ऐसी थी कि इसरो के महान साइंटिस्ट सतीश धवन और UR राव, इन्होंने नम्बी सर को एनकरेज करते हुए क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट का हेड बना दिया और कहा, क्रायोजेनिक इस वक्त भारत की ज़रूरत है, आप उसी पर काम करो, हम सब का भरोसा आपके साथ है। और नम्बी सर ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। रशिया के साथ एक डील हुई जिसमें रशिया मान गया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जो भी ज़रूरत होगी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, हम आपकी हेल्प करेंगे। अमेरिका और फ्रांस उस वक्त ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगे दामों पर बेच रहे थे, लगभग 700 करोड़ से 900 करोड़ तक। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत ये टेक्नोलॉजी खुद बना ले। इसलिए उन्होंने सीधा प्रेशर बनाया रशिया पर कि भारत को सपोर्ट ना करे। प्रेशर में आकर रशिया ने भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, परंतु रशिया और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे।
उन्होंने एक नई डील साइन की जहां टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी परंतु क्रायोजेनिक इंजन भारत को दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी भारत खुद बना लेगा और सब कुछ फाइनल होने ही वाला था। प्रोग्राम अपने पीक पॉइंट पर था। अमेरिका की भी हालत ख़राब हो चुकी थी कि अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई तो अमेरिका के लिए काफ़ी नुकसान होने वाला था। इसलिए इसरो को किसी भी हाल में रोकना होगा और इसलिए अमेरिका ने एक गंदी चाल चली जहां इस प्रोजेक्ट को जो हेड थे उन्होंने नंबी सर को फंसाने का प्लान किया। बात दरअसल ऐसी है, 1994 में मरियम रशीदा और फौजिया हुसैन इन जासूसों को अरेस्ट किया और उन्होंने सीधा नंबी नारायणन का नाम लिया और वहीं नंबी सर को कोई भी सफिशिएंट सबूतों के अलावा मरियम रशीदा के स्टेटमेंट पर गिरफ्तार किया गया। इन पर सबसे गंभीर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। नंबी सर पर आरोप था कि उन्होंने मॉडल्स के ड्राइंग पाकिस्तान को भेजी, पाकिस्तान से क्रायोजेनिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात थी कि जो इंसान नासा की ऑफर को ठुकराकर देश की सेवा करने हेतु इसरो ज्वाइन करता है वो पैसों के लिए पाकिस्तान से हाथ मिला सकता है क्या? बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप था ये। नंबी नारायणन हर वक्त एक ही स्टेटमेंट दे रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, परंतु किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन पर मुकदमा चलाया गया। उनका करियर उनसे छीन लिया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। नंबी सर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, जब उनकी धर्मपत्नी मंदिर जाती थी तो पुजारी उन्हें प्रसाद नहीं देता था ये बोलकर कि तुम्हारा पति देशद्रोही है। उनके बच्चों को हर वक्त ताने सुनने पड़ते कि वो देशद्रोही के बेटे हैं। एक बार उनकी पत्नी को रिक्शा चालक ने बीच रास्ते में ही रिक्शा रोककर उतार दिया था। दोस्तों, इतना टॉर्चर सहन किया था नंबी नारायणन सर ने और इतनी तकलीफ सहन करने के बाद अंत में नंबी सर क्लीन बाहर आ गए। कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया इनके खिलाफ कोई भी वैलिड सबूत नहीं है और इन पर बनाया गया केस पूरी तरह से बेबुनियाद है और इन्हें 50 लाख के कंपनसेशन के साथ कोर्ट ने 2018 में नंबी सर को क्लीन चिट दे दी। सब लोग नंबी सर को मिली हुई जस्टिस से काफ़ी खुश थे और इन्हें 50 लाख का कंपनसेशन भी दिया गया। पर अब सवाल है कि इनके करियर के महत्वपूर्ण 25 साल खराब हो गए, उनका कंपनसेशन कौन देगा? इतना टॉर्चर किया गया, उसका कंपनसेशन कौन देगा? भारत को उस समय जो टेक्नोलॉजी 1995 या 1996 में मिलने वाली थी वो बनाने के लिए 2014 आ गया। इन सब का कंपनसेशन कौन देगा? शायद इन सब का जवाब किसी के पास नहीं होगा। फिर 2018 में भारत सरकार ने नंबी नारायणन को पद्म भूषण पुरस्कार देकर इस देशभक्त को सम्मानित किया। साथ में ये दुख हमेशा रहेगा कि हमने अपने साइंटिस्ट पर भरोसा ना करके अफवाहों पर भरोसा किया। पर खुशी इस बात की भी है, फाइनली नंबी सर को जस्टिस मिल गया और इनकी सच्ची कहानी सामने आई। हमारी तरफ से ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट देश के इस हीरो के लिए। वी आर प्राउड ऑफ यू नंबी नारायणन सर। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।